हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेमाटेनिक्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेमाटेनिक्स बेसिक इंट्रोडक्शन में हम पहले सीखेंगे डेफिनेशन। दीज आर दी सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। हेमाटेनिक्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो हम ब्लड फॉर्मेशन में यूज करते हैं और इनका मेन पर्पस क्या है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। तो ये एनीमिया क्या है? जब भी आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एनीमिया। तो ये एनीमिया होने के पीछे क्या रीजन होगा? whenever there is the destruction of the balance between the production and RBC destruction is called as anemia। जब भी आपके बॉडी के अंदर RBCs का प्रोडक्शन एंड उनका डिस्ट्रक्शन डिस्टर्ब होता है, उस कंडीशन के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसे ही हम कहेंगे एनीमिया। तो ये एनीमिया होने के पीछे क्या रीजन है? फर्स्ट, ब्लड लॉस। अगर आपके बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है, आइदर वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, इन दोनों कंडीशन के कारण आपको एनीमिया हो सकता है। दूसरी कंडीशन है impaired red blood cell formation due to deficiency of essential factors like iron, vitamin B12 and folic acid। अगर आपके बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 अवेलेबल नहीं है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हुई है, उस कंडीशन में रेड ब्लड सेल फॉर्म नहीं हो सकते। दूसरी कंडीशन है बोन मैरो डिप्रेशन। हमारे बॉडी का जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आरबीसीज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, दैट इज योर रेड बोन मैरो। अगर इस बोन मैरो को कुछ प्रॉब्लम होता है जैसे कि हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, तो इस कंडीशन में आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं होगा। देन एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी। एरिथ्रोपोएटिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी किडनी रिलीज करती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज। अगर इस केमिकल की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है तो आपकी बॉडी आरबीसीज को नहीं बना सकती। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच इज एसोसिएटेड विद impaired रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। एंड तीसरी प्रॉब्लम है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अगर आपको हीमोलाइटिक एनीमिया हुआ है जहां पे आपके आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है, उस कंडीशन के कारण भी आपको एनीमिया हो सकता है। तो दीज आर दी बेसिक रीजंस कि क्यों आपको एनीमिया होता है। तो इस एनीमिया को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। बट उससे पहले हम हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन ये हमारे बॉडी के अंदर कहां पे फॉर्म होगा? इट इज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। हमारी बॉडी का जो रेड बोन मैरो सेक्शन है विच इज प्रेजेंट इन लॉन्ग बोन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स है, रेड बोन मैरो वहां पे आपको मिलेगा। तो ये जो रेड बोन मैरो है, इसका ही मेन काम है आरबीसीज को बनाना, एंड आरबीसीज के अंदर ही हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? रेड बोन मैरो। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये किस टाइप का प्रोटीन है? इट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट विच इज कंबाइंड टू हिस्टोन प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज ग्लोबिन। तो यहाँ पे आयरन कंटेनिंग जो पिगमेंट है इसे कंबाइन किया जाता है हिस्टोन टाइप प्रोटीन में जिसका नाम है ग्लोबिन। द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन और द पिगमेंट इज अ पोरफायरिन विच इज कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आयरन जिस पिगमेंट या प्रोटीन के साथ कंबाइंड है उसका नाम है पोरफायरिन और उसके पास टोटल 4 पायरोल रिंग है। दिस पोरफायरिन इज डेजिग्नेटेड एज हिम और इस पोरफायरिन का ही दूसरा नाम है हिम। तो हिम जब ग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो इससे बनता है हीमोग्लोबिन। द फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 आर केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ हीम सिंथेसिस। तो विटामिन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 इन दोनों की जरूरत होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हिम इन रेड ब्लड सेल, और इस हिम का यूज करेंगे आगे जाके हम हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में। तो यहां से बेसिक एमसीक्यू आ सकती है, कौन से 2 विटामिन है जो आपके हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में आपकी मदद करते हैं? एक तो विटामिन B9
दैट इज फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबालामाइन। ये दो केमिकल्स मेनली यूज किए जाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज। तो आरबीसीज का प्रोडक्शन कहां पे होगा? इन रेड बोन मैरो। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है सप्लीमेंट्स दैट इज आयरन सप्लीमेंट। The human body contains about 3.5 gram of iron, of which about 2/3 is contained in the blood. हमारे बॉडी में लगभग 3.5 ग्राम आयरन प्रेजेंट होता है, उसमें से 2/3 अमाउंट जनरली हमारे ब्लड के अंदर होगा। 5 to 10% ऑफ द इंजेस्टेड आयरन इज एब्जॉर्ब। तो जितना भी आयरन हम कंज्यूम करते हैं उसमें से 5 से 10% जो भी आयरन है वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। Once ingested the acid in the stomach, जैसे ही आप उसे कंज्यूम करते हो तो स्टमक का एसिड उस आयन के साथ क्या कर सकता है? एड्स इन द आयोनाइजेशन ऑफ आयन। पहले तो वो थिंग आयन को आयोनाइज करेगा। स्प्लिट्स द चिलेटेड फूड आयन फ्रॉम चिलेटर। तो हमारा जो आयन का कंपोनेंट है वो एक्चुअली एक मेटल है और कभी कभी वो चिलेटिंग कंपाउंड के साथ बाउंड हो जाता है। तो जब भी वो चिलेटिंग कंपाउंड के साथ बाउंड होगा उसे एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको चिलेटर से दूर भेजना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो स्टमक का एसिड क्या करता है? आयन को चिलेटर से ब्रेक कर देता है ताकि हमारी बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके। इट मेंटेन्स द आयन इन सोल्यूबल फॉर्म। वही मीनिंग है, अगर कोई कंपाउंड चिलेटर के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसे एब्जॉर्ब कर पाना डिफिकल्ट होने वाला है। तो अल्टीमेटली स्टमक का एसिड आयन को चिलेटर से दूर कर देता है तो वो ज्यादा सोल्यूबलाइज होगा एंड आपकी बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी एंड इट अलाउज द आयन टू रिमेन इन द एब्जॉर्बेबल फॉर्म दैट इज Fe3+। तो ये जो फॉर्म है आयन का, ये हमारे बॉडी के अंदर एक्चुअली एब्जॉर्ब होता है। तो दीज आर द सम की पॉइंट्स associated with the iron which is required for synthesis of the hemoglobin. तो मैकेनिज्म ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी आयन को कैसे एब्जॉर्ब करती है? सी, आयन एब्जॉर्प्शन अकर्स ऑल ओवर द इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन का जो ऑल ओवर द सेक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, वहां पे पूरा आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। इन द स्टमक विच कंटेन HCl एंड रिड्यूसिंग एजेंट कन्वर्ट्स फेरिक टू फेरस। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टमक के अंदर जो एसिड है एंड जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो फेरिक को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एंड 2 सेपरेट आयन ट्रांसपोर्टर्स इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल फंक्शन टू इफेक्ट आयन एब्जॉर्प्शन। तो हमारे इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा है वहां पे 2 ऐसे ट्रांसपोर्टर्स है जो आयन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। एट द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन द डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 कैरीज फेरस आयन इनटू द म्यूकोसल सेल। तो हमारे जो इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है वहां पे एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है जो डाइवैलेंट मेटल आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है, विच कैरीज फेरस आयन इनटू द म्यूकोसल सेल। तो फेरस आयन को म्यूकोसल सेल के अंदर एंट्री करने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टर आपकी मदद करेगा? उसका आंसर है डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। तो ये था एक जनरल मैकेनिज्म कि कैसे आयन आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। द फेरोप्रोटीन आर बाउंड विद फेरस आयन एंड पास थ्रू म्यूकोसल सेल डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जैसे कि हमने कहा 2 ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। तो एक था डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, दूसरा है फेरोप्रोटीन। ये क्या करता है? आयन को पकड़ के म्यूकोसल सेल्स के अंदर जाने के लिए मदद करता है। So these are the 2 transporters which are specially required for the absorption of the iron. तो यहां से अगर MCQ आती है कि आयन का एब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली कहां पे होता है? ऑल ओवर द इंटेस्टाइन। आपके पूरे इंटेस्टाइनल सेक्शन में आयन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ द आयन। As such, on entering the plasma, it is immediately converted to the ferric form. जैसे ही आयन आपके ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा के अंदर वो जैसे ही चला जाएगा, इट इज कन्वर्टेड टू द फेरिक फॉर्म
and complexed with glycoprotein called as transferring. अब यहाँ पे क्या होगा, फेरिक फॉर्म आपके ब्लड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा एंड इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है with the help of a glycoprotein called as transferrin. Iron is transported into erythropoietic and some other cells through attachment of transferrin receptor. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आयन आपके प्लाज्मा में आ चुका है वो ट्रांसफेरिंग प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा, उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपके आरबीसीज में एंड अदर सेल्स में ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक रिसेप्टर कॉल्ड एज transferring receptor. The complex is engulfed by the receptor mediated endocytosis. सिंपल है, सी ये आपकी सेल है जो आयन का एब्जॉर्प्शन करना चाहती है, उसके ऊपर ये ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो हमारा जो आयन है इस ट्रांसफेरिंग प्रोटीन के साथ कंबाइंड है, तो जैसे ये ट्रांसफेरिंग प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो ये सेल इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर एनगल्फ कर लेगी। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। अगर कोई सेल किसी मटेरियल को अपने अंदर एनगल्फ करती है दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, एंड उसको अपने बॉडी से रिलीज करती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है रिसेप्टर एंड योर प्रोटीन एंड आयन, उसको सेल एनगल्फ कर लेगी बाय द प्रोसेस ऑफ endocytosis. Iron dissociates from the complex at the acidic pH of the intracellular vesicle. जैसे ही वो पूरा कॉम्प्लेक्स उस सेल के अंदर जाता है तो वहां पे वो कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा, क्योंकि वहां पे एसिडिक पीएच है और उस पीएच में वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं रह पाता। तो आयन एंड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। द रिलीज्ड आयन यूटिलाइज्ड फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड सम अदर पर्पसेस। तो जो आयन रिलीज हो चुका है फिर उसका यूटिलाइजेशन होगा हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए एंड कुछ अदर पर्पस के लिए। बोथ द ट्रांसफेरिंग एंड द ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर आर रिटर्न टू द सेल सरफेस टू कैरी फ्रेश लोड। फिर क्या होगा, ये जो रिसेप्टर है एंड ये जो प्रोटीन है फिर से सेल सरफेस के पास जाते हैं टू टेक मोर आयन इनसाइड द सेल। So this is the transport and utilization process for the iron. अब बात करेंगे स्टोरेज के बारे में। तो आयन का जो स्टोरेज है वो हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे होता है, एक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, सेकेंड स्प्लीन, थर्ड बोन मैरो एंड लास्ट हेपेटोसाइट्स एंड मायोसाइट्स। ये चार मेन लोकेशंस है जहाँ पे आयन का मेन स्टोरेज होता है। तो मायोसाइट्स मतलब क्या, मसल सेल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होती है, लिम्फेटिक सिस्टम। बोन मैरो का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। तो दिस इज द स्टोरेज साइट फॉर आयन। अब थेरापेटिक यूजेस क्या है आयन के, एक आयन डेफिशिएंट एनीमिया। अगर आपको आयन की डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हुआ है तो उसे ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी, प्रीमैच्योर बेबीज, ब्लड लॉस, हुकवर्म इन्फेक्शन, माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम एंड जीआई ब्लीडिंग ड्यू टू अल्सर, एस्पिरिन और एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कॉफी। तो दीज आर दी सम थेरापेटिक यूजेस जहां पे हम आयन सप्लीमेंट्स को मेनली यूज करेंगे। तो दीज आर दी पॉइंट्स एसोसिएटेड विद द आयन। अभी हम डिस्कस करेंगे आयन प्रिपरेशंस के बारे में। तो फर्स्ट वन इज ओरल आयन सप्लीमेंट, जिसका एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट एंड मार्केटेड फॉर्मुलेशन इज थियोसो। अब इसका जो डोज है वो है अराउंड 300 मिलीग्राम टीआईडी। व्हाट इज टीआईडी, ट्रिस इन डाई, मतलब एक दिन में आप 3 बार ये मेडिकेशन कंज्यूम करोगे। इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द आयन एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड। ये जो आयन है ये बहुत सस्ते अमाउंट में मिल जाता है, बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, यही मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिकेशन है। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, नॉशिया, अपर एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। दीज आर दी प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ द ओरल आयन सप्लीमेंट। बट इसके कारण आपके
लाइफ को कोई थ्रेट क्रिएट नहीं होता है, मेजर एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं होता है। देन कम्स पैरेंटल प्रिपरेशन, एग्जाम्पल इज आयरन डेक्स्ट्रान सॉल्यूशन, उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशन है इम्फेरॉन। इसे हम इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावेनसली भी ले सकते हैं। इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट्स who cannot tolerate or absorb oral iron or where oral iron is insufficient to treat the condition। जब भी कोई पेशेंट ओरली किसी सप्लीमेंट को नहीं ले पाता या ओरली अगर ले लेता है तो उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं होती है, तब हम उसे पैरेंटल सॉल्यूशन दे देते हैं, जैसे कि माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, प्रोलॉन्ग सैलिसिलेट थेरेपी या डायलिसिस पेशेंट। इन 3 कंडीशन में हम जनरली आयरन प्रिपरेशंस को पैरेंटल रूट से कंज्यूम करते हैं। फिर आता है फोलिक एसिड, उसका सोर्स क्या है? ईस्ट, एग यॉक, लिवर एंड सम लीफी वेजिटेबल्स। फोलिक एसिड इज एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फोलिक एसिड का मेन एब्जॉर्प्शन होता है। एंड फोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B9। इट इज कन्वर्टेड टू टेट्राहाइड्रोफोलेट बाय डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। बेसिकली फोलिक एसिड का कन्वर्जन टेट्राहाइड्रोफोलेट में होता है और उसका कन्वर्जन करने के लिए जो एंजाइम लगेगा उसका नाम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो उसके कारण जो डिसीज क्रिएट होगा उसे हम कहते हैं विल्स डिसीज। द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड is also called as Wills disease and it may be produced, and this deficiency may produce megaloblastic anemia and neural tube defect। इसका क्या मतलब हुआ? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब आरबीसीज एब्नॉर्मल साइज के बनते हैं जिसके अंदर बहुत कम मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एंड दूसरी चीज, आपके नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज करेगा। So these are the problems associated with folic acid deficiency। तो फोलिक एसिड के थेरापेटिक यूजेस क्या होंगे? एक तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ फोलिक एसिड। अगर आप फोलिक एसिड का कंजम्पशन ठीक से नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, एब्नॉर्मल साइज के आरबीसीज बनेंगे। उसे ठीक करने के लिए फोलिक एसिड सप्लीमेंट आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। Second one is to elevate anemia that is associated with dihydrofolate reductase inhibitor। कभी कभी क्या होता है, फोलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म ठीक से हो नहीं पाता क्योंकि हम मीथोट्रेक्सेट या सम अदर ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं जो कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। अब इसके कारण प्रॉब्लम ये होगा कि आपका आगे का जो प्रोसेस है आरबीसी सिंथेसिस का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे फोलिक एसिड की सप्लीमेंट देना जरूरी बन जाता है। तीसरी कंडीशन है इंजेक्शन ऑफ द ड्रग्स दैट इंटरफेयर्स विद इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ फोलिक एसिड। कभी कभी कुछ ड्रग्स हम ऐसे कंज्यूम करते हैं जो फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज अफेक्ट करेंगे, जैसे कि फेनिटोइन, प्रोजेस्टिन, एस्ट्रोजन दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये क्या करते हैं? फोलिक एसिड का जो भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है या स्टोरेज का जो प्रोसेस है उसके अंदर इनहिबिशन ऐड कर देंगे। तो फोलिक एसिड आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा जिसके कारण जो डिजायर्ड एक्शन आपको चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। तो मीथोट्रेक्सेट को हम कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर कैंसर कीमोथेरेपी। एंड पायरिमिथामाइन को हम यूज करेंगे एंटी मलेरियल सेक्शन में। तो दीज आर द गनशॉट पॉइंट्स फॉर फोलिक एसिड। फिर आता है माल एब्जॉर्प्शन, जहां पे आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं कर पा रही है या न्यूट्रिएंट जो आप कंज्यूम कर पा रहे हो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। उस कंडीशन में फोलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है। एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में फोलिक एसिड का जो भी सिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाता है या फोलिक एसिड के थ्रू जो आरबीसी सिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पे अफेक्ट होता है। उसे करेक्ट करने के लिए आपको फोलिक एसिड के सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जनरली विटामिन B9 को कंज्यूम करने के लिए दे देते हैं। फिर आता है विटामिन B12।
अब इसका सोर्स क्या है? स्पेशली लिवर, किडनीज। इन फूड, स्पेशली इन लिवर एंड किडनीज, विटामिन B12 का जो भी प्रोसेसिंग है आपका लिवर एंड किडनीज में होने वाला है। अब हम सोर्स की बात करने जा रहे हैं। GI माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस विटामिन सप्लीमेंट। तो जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो उसमें अगर नॉनवेज फूड है तो लिवर एंड किडनीज ये जो सेक्शन है यहाँ पे विटामिन B12 मेनली प्रेजेंट होता है। कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो विटामिन B12 का सिंथेसिस करते हैं एंड विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है। इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल DNA सिंथेसिस। विटामिन B12 हमें DNA सिंथेसिस के प्रोसेस में यूजफुल है। अब विटामिन B12 का जो भी एब्जॉर्प्शन है उसके लिए कौन सी प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है? एक तो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, अ प्रोटीन मेड बाय द स्टमक पैराइटल सेल व्हिच बाइंड्स टू विटामिन B12 एंड डिलीवर्स इट फ्रॉम इलियम वाया कैल्शियम मेडिएटेड इवेंट। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने के लिए स्टमक से वो कौन सा फैक्टर रिलीज होता है जो लो डोज में कंज्यूम करेंगे या लो डोज में उसकी एक्शन होती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ B12? उसका आंसर है इंट्रिंसिक फैक्टर, द स्पेसिफिक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। फिर आता है मास एक्शन जो हम हाई डोज में कंज्यूम करेंगे, दैट इज 1000 मिलीग्राम पर डे एब्जॉर्ब वाया पैसिव डिफ्यूजन। अगर विटामिन B12 की सप्लीमेंट आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो दैट इज अबाउट 1000 मिलीग्राम पर डे, तो ये पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। सो व्हाट इज पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव डिफ्यूजन। अगर आप 1000 मिलीग्राम पर डे इतना ड्रग कंज्यूम कर रहे हो हायर डोज में तो इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है फॉर द फर्दर एक्शन। तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ द विटामिन B12। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? विटामिन B12 is distributed to various cell bound to a plasma glycoprotein and transcobalamin 2। तो विटामिन B12 का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन, ट्रांसकोबालामाइन 2। तो ये जो प्रोटीन है ये विटामिन B12 का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसका स्टोरेज कहाँ पे होगा? विटामिन B12 जनरली स्टोर्ड इन द लिवर। हमारे लिवर के अंदर विटामिन B12 को मेनली स्टोर किया जाता है। तो विटामिन B12 के थेरापेटिक यूजेस क्या है? एक तो है परनीशियस एनीमिया, सेकेंड वन इम्पेयर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन GI ट्रैक में प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में यूज करता है। गैस्ट्रेक्टोमी, अगर आपके स्टमक रीजन में कुछ ऑपरेशन हुआ है लेकिन विटामिन B12 स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी है, उस कंडीशन में विटामिन B12 का सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं। कोरोसिव इंजुरी ऑफ GI म्यूकोसा, अगर आपने कुछ ऐसा कंज्यूम किया है जिसके कारण गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं पे डिक्रीज हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, इंजुरी हुई है, तो उस कंडीशन में विटामिन B12 को कंज्यूम करते हैं। अगर आपको फिश टेपवर्म इन्फेक्शन हुआ है या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है तो इन कंडीशन में विटामिन B12 को मेनली कंज्यूम करेंगे। तो दीज आर दी थेरापेटिक यूजेस ऑफ द विटामिन B12। तो यहाँ पे हमारा हेमाटोनिक्स का एक पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम कोएगुलेंट्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।